Good morning, dear student. Welcome to all of you on my YouTube channel SK Mission Next Gen. So today हमारा जो टॉपिक है आज का वो है बुद्धिज्म। तो आइए बुद्धिज्म के बारे में जानते हैं। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था वैदिक कल्चर और जो पोस्ट वैदिक कल्चर पढ़ा था उसके बाद आपका ये क्वेश्चन ये मतलब ये टॉपिक आता है कि व्हाई हेटेरोडॉक्सी सेक्ट अराइज। जो नास्तिक हेटेरोडॉक्सी इज बेसिकली नास्तिक who don't believe in the god like that. रीजंस फॉर द राइज ऑफ द हेटेरोडॉक्स सेक्शंस क्या था कि जो वैदिक टाइम के अंदर जो लेटर वैदिक में रिचुअलिज्म जो थे वैदिक रिलीजन्स के वो बढ़ गए थे। ब्राह्मण का जो डोमिनेशन आ गया था रिलीजियस प्रैक्टिस को लेके एंड दे परफॉर्म एक्सपेंसिव सेक्रीफाइस। काफी खर्चीला हो गया था अनुष्ठान या हवन यज्ञ करवाना। कॉमन पीपल जो था वो असंतुष्ट था कॉम्प्लेक्स रिचुअल की वजह से और वो अंडरस्टैंड भी नहीं कर पा रहा था वेद के अंदर जो लैंग्वेज थी संस्कृत उनको। कास्ट सिस्टम रिजिड हो चुका था समाज में। सोशल असमानता बढ़ चुकी थी। एनिमल सेक्रीफाइस जो पशु का बलिदान था यज्ञ के अंदर वो अपोज किया गया काफी थिंकर्स के द्वारा। राइज ऑफ टाउन ट्रेड कॉमर्स न्यू क्लास ऑफ पीपल। इससे क्या हुआ कि नया आइडिया जनरेट हुआ एंड उन्होंने क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट कर दिया जो ट्रेडिशनल बिलीफ थे, जो परंपरागत जो पुराने विश्वास थे या मत थे। पीपल्स ने एम्फेसाइज करना स्टार्ट किया पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर, अपने अनुभव के ऊपर, रीजंस के ऊपर एंड एथिक्स के ऊपर इंस्टेड ऑफ ब्लाइंड फेथ इन द रिचुअल। अब लोगों ने आंख बंद करके जो अंधविश्वास थे या रिचुअल्स थे उनको क्वेश्चनिंग करने स्टार्ट कर दी। अब नए क्वेश्चंस ने जन्म लिया लिबरेशंस ने, बट थ्रू नॉलेज मेडिटेशन सेल्फ डिसिप्लिन ने एक नए संप्रदाय को जन्म दिया या उसके उदय होने में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। थिंकर्स की बात करें, हम टीचर्स की बात करें, बुद्धा, महावीरा, आजीविका एंड लोकायत, ये नए संप्रदाय का जन्म हुआ और इन्होंने एक जीवन को नया मार्ग दिया। अब यहाँ पे देखेंगे गौतम बुद्ध के अर्ली लाइफ के बारे में। बुद्धा का जो जन्म हुआ एज ए प्रिंस सिद्धार्थ इन 563 बीसी लंबिनी के अंदर नेपाल में साक्य कलान के अंदर। इसके पिताजी का नाम सुधोधन था, वो कपिला वस्तु के राजा थे और इनकी मदर का नाम जो था महामाया था। और इनका जो बचपन का जीवन बड़े ही आलीशान तरीके से गुजरा और इनको एजुकेशन आर्ट्स में, साइंस में, वेलफेयर एंड पॉलिटिक्स में इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। इनकी मैरिज हुई यशोधरा के साथ, एक बेटा हुआ राहुल। इतने सारे कंफर्ट सुख सुविधाओं और राजमहल का जीवन व्यतीत करते हुए भी जो आपके राहुल जो थे, जो आगे जाके बुद्ध बने, ये जो थॉटफुल एंड सेंसिटिव थे, सफरिंग टू द अदर, जो दूसरों के दुखों को प्रति संवेदनशील थे। अब क्वेश्चन आता है कि इन्होंने अपने साम्राज्य को क्यों छोड़ा। प्रिंस जो सिद्धार्थ थे वो डीपली डिस्टर्ब हुए। जो जीवन में जो दुख है मानव के जीवन में, उन्होंने 4 इंसिडेंट देखे अपने जीवन में। एक बुजुर्ग आदमी को, बीमार व्यक्ति को, मरे हुए व्यक्ति को एंड एक साधु को। इसने कहीं ना कहीं उसको रियलाइज किया कि जो लाइफ है, जीवन है, वो दुखों का घर है। कहीं ओल्ड एज का दुख, कहीं डिजीज का, कहीं डेथ का। उसने कहा कि इनका कोई ना कोई परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए ताकि जो ह्यूमंस के दुखों को अंत किया जा सके। तो इसलिए इन्होंने 29 साल की एज में अपने साम्राज्य को छोड़ा, अपनी पत्नी को, बेटे को, और ट्रुथ की खोज में और ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकल चुके। अब यहाँ पे एक बात करेंगे, ये सभी के सभी हमने देखा कि क्यों हेटेरोडॉक्स राइज हुआ, सिद्धार्थ का जन्म कहाँ हुआ, क्यों उन्होंने राज्य को छोड़ा। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है इंपोर्टेंट कि भाई यहाँ पे हेटेरोडॉक्स सेगमेंट क्यों राइज हुआ। क्योंकि सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस और इंटेलेक्चुअल जो चेंज हुआ पोस्ट वैदिक काल के अंदर, तो लोगों ने क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट किया ओल्ड बिलीफ को, रिलीजुअल को, जिससे एक नया संप्रदाय ने जन्म लिया जो कहीं ना कहीं सिंप्लिसिटी, एथिक्स एंड लिबरेशन को प्रमोट करता था। आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। जैसे ही बुद्धा ने अपने महल को छोड़ा, सिद्धार्थ गौतम ने 7 साल सच्चाई और नॉलेज, ज्ञान की प्राप्ति में वो भटकते रहे। तो इन्होंने अपने 2 गुरु बनाए, अलारा कलमा एंड उद्दक रामपुत। अलारा कलमा ने इन्होंने मेडिटेशंस के बारे में बताया और फॉर्मलेस स्टेट, निरंकार के बारे में बताया। उद्दक रामपुत ने इनको ये बताया कि नाइदर परसेप्शन नोर परसेप्शंस का, संज्ञा असंज्ञा के बारे में बताया।
अब बुद्धा ने रियलाइज किया कि ये जो टीचिंग्स है जो इसके गुरु के द्वारा दी जा रही है, इससे उनको अल्टीमेट मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो इन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि मुझे अपने एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। तो उन्होंने डीप मेडिटेशन में चले गए। अंतर ध्यान के अंदर एक बहुत जो जगह है गया के अंदर, वहां पे जो था आपका, इस बोधि ट्री के नीचे बैठ के उनको मेडिटेशन किया और वहां से इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब यहाँ पे जो मेन बुद्धा के लिए जो था, यहाँ पे आएगा ट्रूथ, आएगा मेन टीचिंग की जगह ट्रूथ। जो मेन ट्रूथ थी, जो 4 ट्रूथ है जीवन को लेके, तो बुद्धा ने कहा जो संसार है ये दुखों का घर है, ये हर व्यक्ति यहाँ पे दुखी है और दुखों का भी कारण है, दुखों का कारण है डिजायर, तृष्णा या इच्छाएं। इन दुखों को हम खत्म कर सकते हैं, बट इसके लिए एक मार्ग होगा। अगर हमने दुखों का अंत करना है तो वो मार्ग है 8 फोल्ड मार्ग, अष्टांगिक मार्ग। इन्होंने मध्य मार्ग की बात की सेल्फ इंडल्जेंस और सेल्फ मोटिफिकेशन के बीच में। इन्होंने मोरालिटी, विजडम एंड मेंटल डिसिप्लिन की बात की, नैतिकता, ज्ञान और जो मानसिक अनुशासन की बात की। इनके जो शिष्य थे मेन डिसिपल में सरीपुत, मोगलन, महाकश्यप, उपाली, कतायन थे। और इनकी विमेन डिसिपल के अंदर अगर हम बात करेंगे, वो इनकी जो फोस्टर मदर थी जिन्होंने इसका लालन पोषण किया, गौतमी इनकी पहली अनुयायी बनी। बिफोर दैट मेल वर अलाउड टू बी ए पार्ट ऑफ द संघ, बट लेटर ऑन रिक्वेस्ट ऑफ आनंद जो उसका प्रिय शिष्य था, फर्स्ट वीमेन गौतमी वाज अलाउड टू बी ए पार्ट ऑफ द संघ। फर्स्ट सरमन जो पहला उपदेश दिया, जिसको हम धर्म चक्कर परिवर्तन भी कहते हैं, सारनाथ के अंदर बुद्धा ने अपना पहला उपदेश दिया अपने 5 अनुयायी को। इसको हम धर्म चक्कर परिवर्तन भी कहेंगे, सेटिंग मोशन द व्हील ऑफ धर्म, धर्म के चक्कर को गतिशील बनाना। मैनी फॉलोवर थे, पीपल जो थे हर जीवन के हर भाग से, चाहे वो राजा था, व्यापारी, ब्राह्मण, विमेन, इवन क्रिमिनल, वो सभी के सभी इनके अनुयायी बने। और ये जो मैसेज गया इनका, वो बड़ा ही वाइडली बड़े लेवल पर स्प्रेड हुआ कि भाई बुद्धा जो है, उनके जो फॉलोवर हैं वो कोई भेदभाव नहीं करते किसी जाति में, वर्ण में, व्यवस्था में, मेल एंड फीमेल को लेके। तो जब महापरिवान जो था, इन्होंने अपने शरीर को त्याग किया। 80 साल की उम्र में बुद्धा जो थे कुशीनगर के अंदर बीमार पड़े, आज की डेट में उत्तर प्रदेश में है। तो ये कहा जाता है इन्होंने महापरिवान की प्राप्ति हुई और उन्होंने अपने शारीरिक शरीर को त्याग दिया इस भौतिक संसार से और मोक्ष की प्राप्ति कर ली। तो स्टूडेंट यहां तक सभी को समझ में आया कि कैसे बुद्धा को ज्ञान की प्राप्ति हुई, कौन कौन अनुयायी थे, पहला उपदेश कहां दिया और कहां पर इन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। तो आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, फिलोसफी ऑफ बुद्धा, जिसमें आपका 4 नोबल ट्रूथ अभी रिसेंटली हमने पीछे पढ़ा। दुख, लाइफ जो है वो दुखों का घर है, जिसमें आपका सिकनेस है, ओल्ड एज, डेथ, एसोसिएशन विद अनप्लेजेंट, किसी अप्रिय वस्तु से लगाव हो जाना। समुदाय, सफरिंग जो है उसका कारण है क्रेविंग, डिजायर, इग्नोरेंस, इच्छाएं, तृष्णा, अज्ञानता। निरोध, सफरिंग कैन बी एंडेड, दुखों को हम खत्म कर सकते हैं। और मग, पाथ, एक मार्ग है इन दुखों को खत्म करने का, वो मार्ग है अष्टांगिक मार्ग, 8 फोल्ड मार्ग। अब आइए हम डिस्कस करते हैं अष्टांगिक मार्ग में बुद्धा ने क्या बोला। राइट व्यू, अंडरस्टैंड करना ट्रूथ को एज इट इज, जो सच्चाई है उसको वैसे ही देखना जैसे सच्चाई है कि इंसान ने जन्म लिया, उसने मरना ही मरना है, ये ट्रूथ है। राइट इंटेंशंस, थिंक एंड प्लान विद गुड इंटेंशन, अच्छे इंटेंशन के हिसाब से आपने सोचना एंड प्लानिंग करना। राइट स्पीच, सच्चाई बोलना, झूठ ना बोलना, कटु वचन ना बोलना, किसी की चुगली ना करना। राइट एक्शन, सही काम करना, दूसरों को नुकसान पहुंचाना या हर्ट करना, फील करने से अवॉइड करना। राइट लाइवलीहुड, अर्न करना, जिंदगी को एक ईमानदार तरीके से, एथिकल मीन से, हार्म, हिंसा को अवॉइड करना। राइट एफर्ट्स, हमेशा कोशिश करना अच्छा करने के लिए और बुरे विचारों से अपने आप को बचाना और बुरे कर्मों से बचाना। राइट माइंडफुलनेस, अवेयर करना अपने थॉट्स, फीलिंग एंड एक्शंस को, हमारे मन में अच्छे विचार आने चाहिए, अच्छी फीलिंग होनी चाहिए, अच्छे कर्म होने चाहिए। राइट कंसंट्रेशन, फोकस द माइंड, मेडिटेशन के थ्रू, ध्यान के थ्रू, सेल्फ कंट्रोल, अपने ऊपर कंट्रोल करके एक माइंड को जो है राइट अच्छी डायरेक्शंस में कंसंट्रेट करना। तो ये सारी के सारे 8 फोल्ड मार्ग के अंदर आते हैं, जिनको फॉलो करके आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो।
आई होप स्टूडेंट यहां तक सभी को समझ में आया, कोई डाउट? नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। बुद्धा के जो त्रिरत्न थे, त्रिरत्न ऑफ द बुद्धा, थ्री ज्वेल ऑफ बुद्धा। नंबर वन बुद्ध, देन संघ, सॉरी धम्मा, थर्ड वन संघ। बुद्धा बेसिकली ये उसको कहा गया जिसने एनलाइटनमेंट की प्राप्ति कर ली। बुद्धा ने बोध गया के अंदर, बोधि ट्री के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये हमें दर्शाता है मिडिल पाथ एंड फोर नोबल ट्रूथ के बारे में। धम्म बात करता है शिक्षाओं के बारे में, और ये बेस्ड है फोर नोबल ट्रूथ और अष्टांगिक मार्ग के ऊपर। गोल है दुखों से छुटकारा पाना, मोक्ष की प्राप्ति करना। संघ बेसिकली यहाँ पे बुद्धिस्ट कम्युनिटी की बात करता है, भिक्षु भिक्षुणी एंड ले फॉलोवर, जो आम संसारिक जीवन में जो जीवन व्यतीत करते हैं, जो उसके अनुयायी हैं। ये बेसिकली बनाया गया था ताकि हम बुद्धा की शिक्षाओं को हम प्रिजर्व कर सकें, संरक्षित कर सकें। तो ये बेस्ड है अनुशासन, कंपैशन, करुणा और म्यूचुअल रिस्पेक्ट, आपसी सद्भाव और एक दूसरे का सम्मान करना। बुद्धिज्म जो था बुद्धा के लाइफ के दौरान, ये बुद्धिज्म जो स्प्रेड हुआ मगध और उसके आसपास के क्षेत्र में, पर उसकी मृत्यु के बाद, बुद्ध की मृत्यु के बाद देश के अलग अलग कोनों के अंदर ये इसका प्रचार एंड प्रसार हुआ। और इसमें जो मौर्यन वंश के शासक थे अशोका, इनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा। ये श्रीलंका, सेंट्रल एशिया, चाइना, साउथ ईस्ट एशिया, तिब्बत, जापान, कोरिया, इन क्षेत्र में स्प्रेड हुआ और ये वर्ल्ड का एक बड़े धर्मों में से एक धर्म बना, शांति, करुणा और अहिंसा के आधार पर। और ये कहां कहां फैला, ये मैप के अंदर आपके सामने दिखाया गया है कि जो ओरिजिन्स इंडिया से हुआ, बट इट स्प्रेड टू द अदर पार्ट ऑफ द कंट्री ड्यू टू पीस, कंपैशन एंड नॉन वायलेंस। यहां तक सभी को समझ में आया कि बुद्धा के जो तीन रत्न कौन कौन से थे, बुद्ध, धम्म एंड संघ। तो आइए हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। 5 सिद्धांत, पंचशील जिसको कहेंगे, ये बेस थे रूल ऑफ कंडक्ट के। हर बुद्धिस्ट के लिए अगर किसी ने एक अच्छा और शांति में जीवन व्यतीत करना है तो डू नॉट किल, किसी को ना मारना, नुकसान ना पहुंचाना, हर जीव की रिस्पेक्ट करना, चोरी ना करना, ईमानदारी से रहना, रिस्पेक्ट करना, और किसी की प्रॉपर्टी के ऊपर बुरी नजर ना रखना, और दुराचार और जो आपकी यौन से रिलेटेड बुराइयां हैं उसमें इंडल्ज ना होना, एक रिस्पॉन्सिबल और प्योर लाइफ को व्यतीत करना, पवित्र जीवन को व्यतीत करना, झूठ ना बोलना, हमेशा सच बोलना, और मादक और नशीले पदार्थों का सेवन ना करना, हमेशा अपने माइंड को क्लियर और अलर्ट रखना। त्राइपिटक, थ्री बास्केट, ये बेसिकली बुद्धा की शिक्षाओं को प्रिजर्व करने के लिए ये कलेक्शंस था। त्रिपिटक जिसको कहेंगे, उस टाइम पे क्या था, पत्तों पे लिखा जाता था, तो इसलिए इसको त्रिपिटक कहा जाता है। विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक। तो विनय पिटक बात करता है रूल एंड डिसिपल, मॉन्क एंड नन्स के लिए। ये डील करता है कंडक्ट, ड्यूटी, रेगुलेशन, संघ की, मतलब यहाँ पे रूल एंड रेगुलेशंस की बात की जाती है। सूत पिटक बात करता है डिस्कर्स, जो बुद्धा के द्वारा जो भी उपदेश प्रवचन दिए गए अलग अलग अवसर पर, इसमें भी टीचिंग को इंक्लूड करता है, एथिक्स, ज्ञान, मेडिटेशन के ऊपर, ध्यान के ऊपर। अभिधम पिटक बात करता है फिलोसफिकल एंड साइकोलॉजिकल टीचिंग्स की, जो मनोविज्ञान से रिलेटेड, दार्शनिकवाद से रिलेटेड, और एक्सप्लेन करता है नेचर ऑफ माइंड एंड रियलिटी डिटेल्ड वे के अंदर, एक अच्छे तरीके से। और बुद्धा ने मध्य मार्ग ही पढ़ाया है अगर आपने जीवन से दुखों का अंत पाना है और मोक्ष की प्राप्ति करनी है। यहाँ पे आगे सूत पिटक आगे 5 निकायों में बटा हुआ है। निकाय बेसिकली यहाँ पे कहेंगे कलेक्शन है सूता की, जिसमें से दीघ निकाय, मजीम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय एंड खुद्दक निकाय। दीघ निकाय बात करता है टीचिंग ऑन लाइफ, सोसाइटी, किनशिप, एथिक्स एंड स्पिरिचुअल ट्रूथ के ऊपर। मजीम ये बात करता है वेरियस टॉपिक, मेडिटेशन, मोरालिटी, विजडम्स की बात करता है। संयुक्त, इसमें अगर हम देखेंगे, इसमें यहाँ पे सेंस ऑर्गन, एलिमेंट एंड ट्रूथ की बात करता है। अंगुत्तर निकाय यहाँ पे न्यूमेरिकल ऑर्डर की बात करता है। ये इजी है, इसको याद करना और प्रैक्टिस करना डेली लाइफ के अंदर। और खुद्दक निकाय फोकस करता है धम्पद, थेरगटा, थेरगटी एटसेट्रा। तो स्टूडेंट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ओनली यू हैव टू बी लर्न एंड रिमेंबर द नेम। ये 5 निकाय हैं आपके सूत पिटक के अंदर। तो मुझे ये बताइए अंगुत्तर निकाय में किस इंपॉर्टेंट विषय के बारे में बताया गया, कमेंट करके मुझे बताइए अंगुत्तर निकाय किसकी बात करता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, बुद्धिज्म जो था
ये ब्लाइंड नहीं था, ब्लाइंड फेथ में विश्वास नहीं था, अंधविश्वास के ऊपर निर्भर नहीं था, ये बात करता था रीजंस की एंड एक्सपीरियंस की। और बुद्ध ने लोगों को जागरूक करने के लिए, अपने धर्म को प्रोपिगेट करने के लिए सिंपल लैंग्वेज को यूज किया, जो आम बोलचाल की भाषा थी, जबकि वैदिक और संस्कृत बेस्ड था। इन्होंने कास्ट को और रिचुअलिस्टिक सेक्रीफाइस की निंदा की, उनको रिजेक्ट किया। और बुद्धिज्म जो था ये ओपन था मैन वुमेन और हर पीपल्स के लिए, हर कास्ट के लिए, बिना किसी जाति भेदभाव के लिए। जबकि लेटर वैदिक में फोर्थ जो वर्ण था, शूद्र एंड वुमेन वर नॉट अलाउड टू बी अ पार्ट ऑफ द वैदिक कल्चर्स डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। इन्होंने फोकस किया सेल्फ एफर्ट्स के ऊपर। और सिंबल की बात करेंगे बुद्धिज्म की, वो था धर्म चक्कर परिवर्तन, जो फर्स्ट सरमन दिया इन्होंने सारनाथ के अंदर, व्हील ऑफ धर्म कहेंगे। जहां तक कोई डाउट स्टूडेंट, विनय पिताक, सूत पिताक, जिसको हम बोलेंगे थ्री पितक्स, एंड पंसिल, जो 5 मॉरल प्रिंसिपल है। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। बुद्धिस्ट फिलोसफी। बुद्धिस्ट फिलोसफी की अगर हम बात करेंगे, जैसे ही बुद्धा ने मोक्ष की प्राप्ति की, डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस दी जाने लगी उनकी शिक्षाओं को लेके। तो यहाँ पे काफी सारे स्कूल निकल के आए बुद्ध की विचारधारा को लेके। और इन स्कूल को हम मेजर 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, हिनायान, महायान एंड वज्रयान। तो सबसे पहले आएगा हिनायान, लेसर व्हीकल, इसको हम थेरवद भी कहेंगे। ये बिलीव करता है इंडिविजुअल साल्वेशन के अंदर, अरहट आइडियल, कि भैया अगर आपने मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो आप एक इंडिविजुअल उस मार्ग पे चल के प्राप्ति कर सकता है। मतलब इन्होंने यूनिवर्सल साल्वेशन की बात नहीं की। फॉलो, ये बुद्धा की शिक्षाओं को बड़े स्ट्रिक्टली फॉलो करने वाला सेक्ट था। डोंट बिलीव इन दी वर्शिप ऑफ बुद्धा, आइडल, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता था। इनका मुख्य फोकस था डिसिप्लिन, अनुशासन के ऊपर, ध्यान के ऊपर एंड अष्टांगिक मार्ग के ऊपर। और ये स्प्रेड हुआ श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस एंड कंबोडिया। और इसका जो फेमस स्कूल था, मेन स्कूल, थेरवाद या थेरवड़ा। इन्होंने फोकस किया पाली लैंग्वेज को, ताकि वो प्रिजर्व कर सके और टीच कर सके बुद्धा की ओरिजिनल शिक्षाओं को। मूर्ति पूजा का खंडन किया। हिनायाना बुद्धिज्म में मूर्ति पूजा जो थी, बुद्ध के जो आइडल थे, इनको इन्होंने कंडेमन किया। इन्होंने फोकस किया सिंबल को, जैसे बोधि ट्री, धर्मवील, स्तूप, फुटप्रिंट्स। और मेन स्कूल था थेरवड़ा। और इनके फॉलो किया गया श्रीलंका के अंदर, म्यांमार के अंदर, थाईलैंड, लाओस एंड कंबोडिया। तो हिनायाना सभी को पता चला कि मेन लैंग्वेज कौन सी थी, इंडिविजुअल साल्वेशन को फोकस करता है, मूर्ति पूजा नहीं थी यहाँ पे। और कहां कहां स्प्रेड हुआ और मेन सब सेक्ट क्या था। तो आइए नेक्स्ट सेक्ट की तरफ चलते हैं। महायान, ग्रेटर व्हीकल, ये बिलीव करता है यूनिवर्सल साल्वेशन फॉर ऑल बीइंग। इन्होंने कंपैशन को फोकस किया, करुणा, ज्ञान को, बौद्धिस्त, बुद्ध के स्वरूप को। इन्होंने मूर्ति पूजा को एक्सेप्ट किया, वीरिस डेटी, देवताओं के स्वरूप के तौर पर। इनके स्क्रिप्चर जो ग्रंथ थे संस्कृत में लिखे गए। ये स्प्रेड हुआ चाइना, जापान, कोरिया, तिब्बत एंड वियतनाम के अंदर। इनका जो मेन स्कूल है आपका माध्यमिक एंड योगचार, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। मूर्ति पूजा को इन्होंने फोकस किया, टेम्पल्स को, इमेज को एंड रिचुअल को इंपॉर्टेंस दिया। जबकि बुद्धिज्म जो अराइज हुआ था अगेंस्ट रिचुअल हुआ था, बट यहाँ पे धीरे धीरे यू कैन से दैट की बुराइयां आनी स्टार्ट हुई। सबसेक्ट की बात करेंगे, मेन फिलोसफिकल स्कूल माध्यमिक, इसको फाउंड करने वाले व्यक्ति थे नागार्जुन। इन्होंने फोकस किया एम्प्टीनेस एंड मिडल पाथ के ऊपर। योगचार, विज्ञानवद कहेंगे, इसको फाउंड करने वाले थे असांग एंड वसुबंध। इन्होंने मुख्य फोकस किया माइंड ओनली थ्योरी के ऊपर। नेक्स्ट सेक्ट देखेंगे हम वज्रयान। वज्रयान जो डेवलप हुआ 7 to 8 सेंचुरी, ये एडवांस फॉर्म कहेंगे महायान की। इसको हम तांत्रिक बुद्धिज्म भी कहेंगे। और ये बिलीव करते थे एनलाइटनमेंट जो है वो क्विकली हम अगर अचीव कर सकते हैं, एक स्पेशल प्रैक्टिस है कि गुरु की गाइडेंस के अंदर, जिसको हम लामा कहेंगे, जैसे दलाई लामा, तो बुद्धिस्ट में लामा कहा जाता है। इन्होंने इंपॉर्टेंस दिया मंत्रों को, तंत्र को, मंत्र को, मुद्रा को एंड मंडल्स को। और यहाँ पे बुद्ध के वर्शिप, बौद्धिस्ट एंड फीमेल देती, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये फेमिनिस्ट था, मतलब यहाँ पे फीमेल्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, जिसमें तारा वज्र योगिनी का हम जिक्र करते हैं। और ये स्प्रेड हुआ तिब्बत के अंदर, भूटान के अंदर, मंगोलिया, नेपाल एंड अदर पार्ट ऑफ इंडिया। तो जितने भी स्कूल हैं, भले ही ये बेसिक सिद्धांत इनका फॉर नोबल ट्रूथ हो,
अष्टांगिक मार्ग रहा, बट तीनों की तीनों अलग थे अपने मत में, विचारधारा के अंदर, साल्वेशन को लेके, वर्शिप को लेके। किसी ने कहा मूर्ति पूजा करनी चाहिए, किसी ने कहा नहीं करनी चाहिए, किसी ने विमेन को इंपॉर्टेंस दिया। स्क्रिप्चर किसी के पाली लैंग्वेज में थे, किसी के संस्कृत में थे, लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं, एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की बात करते हैं। तो मतलब यहाँ पे तीनों के तीनों सेक्ट अपने इन पॉइंट्स ऑफ व्यू को लेके इनमें डिफरेंस था। तो यहां तक आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया कि जो बुद्ध के सेक्ट हीनायान, महायान एंड वज्रयान। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। बुद्धिस्ट काउंसिल, जैसे ही बुद्धा ने महापरिनिर्वाण किया, अपने शरीर को त्याग किया, इनकी शिक्षाओं को प्रिजर्व करने के लिए और कंपाइल करने के लिए 4 बड़े आयोजन, समागम आयोजित किए गए। बुद्धिस्ट काउंसिल, जिसको संगम भी कहेंगे बुद्ध, ये काउंसिल ने हेल्प किया इनकी शिक्षाओं को प्रिजर्व करने के लिए, धर्म को प्योरिटी एंड मेंटेन करने के लिए, संघ के बीच में एक एकता को। तो आइए एक के बारे में हम जानते हैं। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल 483 के अंदर, इमीडिएटली आफ्टर बुद्धा महापरिनिर्वाण, राजगृह सतपानी केव के अंदर राजा थे अजात शत्रु, जो मगध के राजा थे, जो इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। ये बेसिकली हुआ था बुद्धा की शिक्षाओं को प्रिजर्व करने के लिए, और यहाँ पर सुत पिताक का रेसिट किया गया आनंद के द्वारा, एंड उपाली ने विनय पिताक। तो आप यहाँ पे स्टूडेंट कैसे याद कर सकते हो, यू के बाद वी आता है, तो विनय पिताक के साथ आप उपाली को कोरिलेट कर लेना, एंड यहाँ पे आनंद को सूत पिताक के साथ। कोई भी राइटिंग नहीं थी, ओनली टीचिंग जो थी वो प्रिजर्व हुई ओनली ओरली, मौखिक तौर पे। नेक्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल 100 ईयर आफ्टर फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, 100 साल के बाद। तो ये भी याद रखना इजी है, 483 के बाद डायरेक्ट 383 आएगा। वैशाली जगह का नाम, कालशोक राजा जो शिशुनाग वंश के राजा थे, सभाकामी इसके अध्यक्ष। तो इसमें क्या हुआ, जो डिस्प्यूट अराइज हुए, मतभेद खासकर संघ के बीच में आपस में, इसको यहाँ पे रिजोल्व की बात की गई, उनको शॉर्ट आउट करने की। और यहाँ पे संघ स्प्लिट हुआ सथावीरवड़ और महासंघिका। सथावीरवड़ जो एल्डर की शिक्षाओं में बिलीव करते थे, महासंघिका जो अरहट आइडिया की बात करते थे। ठीक है। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल 250 बीसी के अंदर हुआ। पाटलिपुत्र, शासक मौर्य वंश के ग्रेट शासक अशोक, जो अध्यक्ष थे मोगलीपुत्तिस, इन्होंने बेसिकली यहां पे बात करेंगे, जो मोगलीपुत्तिस थे, इन्होंने एक बुक का लिखा कथावथु, जिसको हम कहेंगे लास्ट सेगमेंट या सेक्शन ऑफ द अभिधम पिटक कहेंगे। और इस काल में मिशनरी को भेजा गया देश के अलग अलग कोनों के अंदर, देश के बाहर, बुद्धिज्म के प्रचार एंड प्रसार के लिए, और संघ को प्यूरिफाई करने के लिए रॉन्ग डॉक्ट्रिन से। एंड फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल फर्स्ट सेंचुरी के अंदर हुआ। ये सभी के सभी बीसी में हुए थे, ये एडी के अंदर हुए थे, अराउंड 72। कश्मीर के कुंडनवल के अंदर कनिष्क कुषाण अंपायर के जो शासक थे, अध्यक्ष वसुमित्र। यहां पे अगर हम बात करेंगे, अमिधाम पिताक को कंपाइल किया गया, और स्क्रिप्चर जो थे रिटर्न डाउन हुए पहली बार संस्कृत में, और यहाँ पे बुद्धिज्म डिवाइड हुआ 2 सेक्ट, महायान और हीनायान के अंदर। आई होप सभी को काउंसिल का पता चला, इजी है याद करना, आप ऐसे टेबल बना के याद कर सकते हो। पहले में आनंद और उपाली ने सूत पिताक एंड विना पिताक को कंपाइल यहाँ पे किया, रेसिट्स किया, सॉरी। यहाँ पे मतभेद अराइज हुआ, और यहाँ पे सथावीरवड़ और महासंघिका का उदय हुआ। तीसरे में अगर हम यहाँ पे बात करें, कथावथु का कंपाइलेशन हुआ, और यहाँ पे मिशनरी को भेजा गया। और फोर्थ में हम बात करेंगे, यहाँ पे हीनायान और महायाना 2 सेक्ट बने, और अभिधाम पिताक को कंपाइल किया गया और संस्कृत के अंदर स्क्रिप्चर को लिखा गया। क्वेश्चन आता है कि वाई काउंसिल वर इंपोर्टेंट। अभी हमने डिस्कस किया, प्रिजर्व करने के लिए, संरक्षण देने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए बुद्ध की शिक्षाओं को उनके प्योर फॉर्म्स में, जो बुद्धा ने एक्चुअल में प्रोपेगेट किया था। अनुशासन को मेंटेन रखने के अंदर, एकता को मेंटेन रखने के अंदर, संघ के अंदर स्प्रेड करने में बुद्धिज्म को इंडिया में और इंडिया से बाहर। और एक फोर्थ जो था, ये वाइटल रोल प्ले करता है प्रिजर्व करने में धम्म। धम्म का मतलब बुद्धा की शिक्षाओं को, ताकि वेलफेयर किया जा सके हर ह्यूमन बीइंग का। तो आई होप सभी को बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं।
मुद्रा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, आजकल काफी एग्जाम्स के अंदर यहां से क्वेश्चन एग्जाम्स में कवर हो रहे हैं। मुद्रा का मतलब यहाँ पे सिंपल हाथ गेस्चर नहीं है, ये एक्सप्रेस करता है कि टीचिंग को, डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को, जो आध्यात्मिक प्रैक्टिस जो रही उसको दर्शाता है। ये आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन नहीं है, एक पावरफुल यंत्र है मेडिटेशंस के लिए और एनलाइटनमेंट के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए। काफी सारी मुद्राएं हैं, बट इनमें से हम इंपोर्टेंट 9 करेंगे जिनका बहुत ज्यादा महत्व है बौद्धिज्म्स के अंदर। सबसे पहले आता है ध्यान मुद्रा। इसमें आप ध्यान से देखेंगे हाथों को लैप में गोद के अंदर रखा हुआ है और राइट हैंड जो है आपका ओवर द लेफ्ट पाम फेसिंग अपवर्ड, देखो ऊपर की तरफ फेस कर रहा है, थंब एक दूसरे को यहाँ पे टच कर रहे हैं एक दूसरे को। मतलब है मेडिटेशन, ध्यान, कंसंट्रेशन, इनर पीस, आत्मिक शांति। तो इसका मकसद क्या है इस मुद्रा का, आपने ये याद करना, काफी बार क्वेश्चन आते हैं कि ध्यान मुद्रा डिपिक्ट मेडिटेशन एंड एनलाइटनमेंट। भूमि स्पर्श मुद्रा, यहां से एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है, राइट हैंड टच कर रहा है देखो अर्थ को, जबकि लेफ्ट हैंड इनके लैप में है। मतलब है कि कॉलिंग द अर्थ टू विटनेस एनलाइटनमेंट, कि यहाँ पे अर्थ जो है वो साक्षी है बुद्धा की एनलाइटनमेंट का। ये रिप्रेजेंट करता है कि भाई बुद्धा को ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया के अंदर। धर्म चक्कर मुद्रा, दोनों के दोनों हाथ चेस्ट लेवल पे है और यहां से एक व्हील बनाया गया है थंब और इंडेक्स फिंगर को आपस में जोड़ के, ठीक है। इसको हम बोलेंगे, मतलब है व्हील ऑफ धर्म या फिर धर्म चक्कर परिवर्तन। ये धर्म चक्कर मुद्रा डिपिक्ट करता है फर्स्ट सरमन जो बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। अभय मुद्रा, ये राइट हैंड ऊपर की तरफ है, आप देखो पाम सामने की तरफ फेसिंग है। मतलब है फियरलेसनेस, निडर, प्रोटेक्शन, सुरक्षा एंड शांति। ये निडरता को दर्शाता है, सुरक्षा को दर्शाता है, शांति को दर्शाता है। टू रिमूव फियर एंड गिव एश्योरेंस एंड ब्लेसिंग देना, किसी को आशीर्वाद देना, हम आशीर्वाद किसी को देते हैं ऐसे देते हैं। तो अभय मुद्रा सभी को समझ में आया। जनन मुद्रा में देखेंगे इंडेक्स फिंगर एंड थंब एक दूसरे को टच करते हुए सर्कल बन रहा है आपका यहाँ पे, अदर फिंगर एक्सटेंडेड है और पाम अपवर्ड है। ये नॉलेज को दर्शाता है, विजडम को एंड कंसंट्रेशन को। जब हम ध्यान मुद्रा लगाते हैं, अपने माइंड को एकाग्रित करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं, तो ऐसे हम मुद्रा में बैठते हैं। ये मेडिटेशन को दर्शाता है, फोकस को, इनर अवेयरनेस को। तर्जनी मुद्रा की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, राइट हैंड की जो फिंगर है इंडेक्स फिंगर, ये पॉइंटिंग अपवर्ड है और अदर फिंगर आपकी फोल्डेड है। ये वार्निंग, हम किसी को वार्निंग देते हैं ना उंगली सामने करके, तो वार्निंग, चेतावनी देना, क्वेश्चंस एम्फिसाइज करता है ऑन ट्रूथ के ऊपर, क्वेश्चंस अगेंस्ट रॉन्ग पाथ। ये हमें कहीं ना कहीं दर्शाता है कि हमें ध्यान रखने की जरूरत है, हमें गलत रास्ते पे नहीं चलना, अज्ञानता को में रह के हमने किसी भी चीज का अनुपालन नहीं करना। उत्तर बोधि मुद्रा, दोनों के दोनों हाथ ऊपर की तरफ, पाम टूगेदर, एक दूसरे की तरफ पाम टच है यहाँ पे। इस सुप्रीम एनलाइटनमेंट को दर्शाता है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, आध्यात्मिक जो ज्ञान को दर्शाता है। ये रिप्रेजेंट करता है अटेनमेंट ऑफ हाईएस्ट बुद्धि, मतलब ज्ञान प्राप्त करना रैशनलिटी के बेस पे, कि हमारे जीवन का मकसद क्या है, दुखों को हम कैसे अंत कर सकते हैं, कैसे मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। दैट इज द उत्तर बोधि मुद्रा। नेक्स्ट करण मुद्रा, इंडेक्स फिंगर और लिटिल फिंगर ऊपर की तरफ, बाकी फिंगर फोल्डेड और थंब इनको होल्ड किया हुआ है। इसका मतलब है डिस्पेल एविल फोर्स, रिमूव ऑब्स्टेकल एंड प्रोटेक्शन, बुराइयों को, रुकावट को दूर करना। इसका मकसद है प्रोटेक्शन एंड नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करना, अपने से भगाना। कर्ण मुद्रा सभी को समझ में आया। पद्म मुद्रा, जिसमें बुद्धा अपने हाथ में लैप्स में कमल के फूल को होल्ड किए हुए, ये पवित्रता को, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक ग्रोथ को, डिटैचमेंट को दर्शाता है, त्याग को। ये सिंबल है प्योरिटी का, पवित्रता एंड ज्ञानता का, ज्ञान का ये प्रतीक है। तो आई थिंक स्टूडेंट आपको सभी मुद्राएं यहाँ पे समझ में आई, बड़े अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया गया एक एक फैक्ट के साथ और कंसेप्ट बेस्ड, और यहाँ से काफी क्वेश्चन आते हैं, अच्छा और सिंपल वे में आपको यहाँ पे दिखाया गया है। आइए हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। सेंटर ऑफ लर्निंग, बुद्धिस्ट मॉन्क और जो स्कॉलर थे, ट्रेवल डिफरेंट प्लेस, उन्होंने यात्राएं की शिक्षा के लिए, टीचिंग के लिए और लर्निंग के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर हम बात करेंगे बुद्धिस्ट काल के,
इनमें से फेमस नालंदा विश्वविद्यालय 5th सेंचुरी के अंदर, ये ग्रेटेस्ट बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी में आता है। ये फ्लोरिस्ट हुआ गुप्त वंश में, हर्षवर्धन में, पाल में। यहाँ पे चाइना से, कोरिया, जापान, तिब्बत, साउथ ईस्ट एशियन से जो विद्यार्थी यहाँ पे पढ़ने के लिए आते थे, सब्जेक्ट थे बौद्धिज्म, लॉजिक, ग्रामर, मेडिसिन, एस्ट्रोलॉजी, फिलोसफी। इन विषयों के बारे में यहाँ पे शिक्षा दी जाती थी। तक्षशिला गंधार के अंदर ओल्डेस्ट सेंटर रहा है लर्निंग का, 6th से 5th सेंचुरी के बीच में। ये भी इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट शिक्षा का केंद्र रहा है। आर्ट्स के क्षेत्र में, मेडिसिन, वारफेयर, पॉलिटिक्स एंड ट्रेड में। 3rd नंबर पे देखेंगे विक्रमाशील यूनिवर्सिटी, फाउंडेड बाय पाल वंश के शासक धर्मपाल ने 8th सेंचुरी में इसको बनाया था। ये फेमस रहा है एडवांस स्टडी ऑफ बुद्धिज्म को लेके एंड तांत्रिक प्रैक्टिस, जिसमें आपका वज्रयान है तंत्र विद्या के ऊपर। काफी सारे प्रख्यात विद्वान जैसे अतीसा एंड दीपांकर यहीं से निकल के आए थे। वल्लाभी इंपॉर्टेंट लर्निंग सेंटर रहा है 5th से 8th सेंचुरी के बीच में। इसे जाना जाता है बुद्धिज्म के साथ साथ यहाँ पे ग्रामर, लॉजिक एंड आर्ट्स के विषयों को लेके। सोमापुरी ये धर्मपाल के द्वारा बनाया गया, ये भी एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री यूनिवर्सिटी है पाल वंश के टाइम का। ये विशाल काय पुस्तकालय के लिए और लर्न स्कॉलर के लिए जाना जाता है, प्रख्यात विद्वान के लिए। औदांतापुरी ये भी पाल वंश के शासक गोपाल के द्वारा बनाई गई थी सेंचुरी के अंदर। इसका नाम नालंदा विश्वविद्यालय से जुड़ा है, सेंटर ऑफ हायर स्टडी ऑफ महायान बुद्धिज्म। तो ये महायान बुद्धिज्म का एक प्रख्यात बुद्ध शिक्षा केंद्र के नाम से जाना जाता है। पुष्पगिरी उड़ीसा के अंदर, ये कलिंगा क्षेत्र के अंदर आता है। इसको बुद्धिस्ट लर्निंग के लिए जाना जाता है और वर्शिप ऑफ अर्केतेश्वर के नाम से। जो यहाँ पे डियर स्टूडेंट, आपको पता चला कि बुद्ध के जो शिक्षा केंद्र कौन कौन से थे, कहां पे थे, किसके शासन काल में आए, किसने पैटर्नेज किया। इंपॉर्टेंट देखेंगे यहाँ पे, ये जो सेंटर थे इनको प्रिजर्व किया गया ताकि बुद्ध की शिक्षाओं को हम स्प्रेड कर सकें, एजुकेशन को, रिसर्च को, कल्चर एक्सचेंज को प्रोपेगेट कर सकें, प्रमोट कर सकें। और ये किसी न किसी स्कॉलर, चाहे वो इंडिया से था या बाहर से, उनके साथ ये जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे काफी सारे प्राचीन जो टेक्स्ट या ग्रंथ जो लिखे गए, ट्रांसलेट हुए, उनको यहाँ पे प्रिजर्व करके रखा गया, संरक्षण दिया गया। कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, विहारा किसको कहेंगे, मोनेस्ट्री को, मठ को, जहां पे मोंक का निवास स्थान। चैत्य जो था पूजा का स्थान, जिसको हम प्रेयर हॉल कहेंगे। स्तूप, जहां पे अवशेष रखे गए या कोई भी मेमोरियल स्ट्रक्चर। संघ, कम्युनिटी ऑफ मोंक एंड नन। त्रिपिटक, जो 3 बास्केट जो बुद्धिस्ट टीचिंग का रहा, विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक। तो आइए हम लास्ट यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट, स्तूप। स्तूप यहाँ पे वो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जिसमें बुद्धा के अवशेष या कोई भी इंपॉर्टेंट मोंक के अवशेष को या किसी मेमोरियल एविडेंस को या इंसिडेंट को जो दर्शाता है, ये सिंबल है बुद्धिज्म का। अब मेन पार्ट्स की बात करते हैं। जो स्तूप, ये बेसिकली तो आपका आर्ट एंड कल्चर में कवर होगा, बट स्टिल हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अंडा, डोम, हेमिस्फीरिकल स्ट्रक्चर जो रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को। हार्मिका स्क्वायर रेलिंग ऑन द टॉप ऑफ डोम, ये जो डोम के ऊपर जो ये आपका स्क्वायर रेलिंग है, इसको हार्मिक कहेंगे। छतर, ये जो डिश है आपकी, इसको हम छतर कहेंगे, एक या एक से ज्यादा। ये सिंबल है ऑनर्स का। यस्ती बोलेंगे सेंट्रल पोल, ये जो पोल है जिसके ऊपर ये अम्ब्रेला को सपोर्ट देता है, इसको यस्ती कहेंगे। एंड वेदिका रेलिंग अराउंड द बेस, बेस के चारों तरफ एक रेलिंग। एंड प्रदक्षिण पथ बोलेंगे, इसके बीच में जो पथ है, परिक्रमा पथ। जैसे हमने मंदिर में जाते हैं, किसी मेन भगवान की जो मूर्ति होती है, पूजा करने के बाद हम चारों तरफ एक राउंड लगाते हैं, तो उसको बोलते हैं परिक्रमा पथ। तो स्तूप भी यहाँ पे 2 तरह के हैं, रेलिक स्तूप एंड कॉमेमोरेटिव स्तूप। रेलिक में जिसमें बुद्धा के अवशेष, किसी ग्रेट मोंक के अवशेष को रखा गया हो, जैसे सांची बरहूत हो गया आपका। कॉमेमोरेटिव स्तूप किसी की यादगार में, स्मृति को लेके ये बनाए गए थे, कॉमेमोरेट इंपॉर्टेंट इवेंट्स को यादगार के लिए। जैसे सारनाथ, बुद्ध ने जहां पे अपना पहला उपदेश दिया, इसकी यादगार के अंदर। तो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स बात करेंगे, सांची स्तूप मध्य प्रदेश में, अशोक जो मौर्य वंश के महान शासक थे, इन्होंने बनाया। बरहूत स्तूप फेमस है अपनी रेलिंग को लेके, स्कल्पचर को लेके। अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश के अंदर ब्यूटीफुल स्कल्पचर के लिए जाना जाता है। और सारनाथ स्तूप यूपी के अंदर, ये
दर्शाता है बुद्धा के फर्स्ट उपदेश को जो उन्होंने अपने 5 प्रिय शिष्यों को दिया था, और वहीं से व्हील ऑफ मोशंस की शुरुआत की थी, धर्म चक्कर परिवर्तन की। अब क्वेश्चन आता है कि भाई बुद्धिज्म डिक्लाइन इन इंडिया। आइए हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, ये पॉइंट मैंने नेक्स्ट स्लाइड में भी कवर किया, अच्छे से हम वहां पे देखेंगे कि बुद्धिज्म डिक्लाइन क्यों हुआ इंडिया के अंदर। एक तो था रॉयल पैटर्नेज की कमी हो गई थी, जब से गुप्त वंश पाल वंश का अंत हुआ, काफी राजाओं ने बुद्धिज्म को सपोर्ट करना बंद कर दिया था। राइज ऑफ ब्राह्मणिज्म एंड हिंदुइज्म, यहाँ पे बाद में भले ही हेटेरोडॉक्स सेगमेंट बुद्धिज्म अगेंस्ट वैदिक कल्चर्स की हुआ था, बट धीरे धीरे हिंदुइज्म यहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ, इन्होंने काफी बुद्धिस्ट प्रैक्टिस को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लिया। हुणों के द्वारा आक्रमण किया गया, इसकी वजह से काफी बुद्धिस्ट सेंटर को नुकसान पहुंचाया गया, मठों को। तुर्क ने जब इन्वेजन किया 12 से 13वीं शताब्दी के अंदर, इन्होंने काफी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमाशिला, उदंतापुरी, सोमापुरी को नष्ट किया, नुकसान पहुंचाया। एंड डिक्लाइन ऑफ मोनेस्ट्री ड्यू टू डिसिप्लिन की कमी की वजह से मोरल स्टैंडर्ड मॉन्क के बीच में क्या हुआ, इन मठों का अंत हुआ। धीरे धीरे बुराइयां आनी स्टार्ट हो गई थी मठों के अंदर भी। यहां पे कहेंगे कि जो मेन कारण था वो लॉस ऑफ रॉयल सपोर्ट, राजसी यहाँ पे सपोर्ट नहीं था, राइज ऑफ हिंदुइज्म, इन्वेजन, इकोनॉमिक डिक्लाइन, इंटरनल वीकनेस। बट ये भले इंडिया में ये डिक्लाइन हुआ, बट अदर पार्ट ऑफ एशिया में ये काफी फैला। डिक्लाइन ऑफ ट्रेड, व्यापार का अंत होना, और इकोनॉमी को, क्योंकि यहाँ पे बुद्धिज्म ट्रेड रूट के ऊपर डिपेंड था, डोनेशंस के ऊपर। बट जैसे जैसे ट्रेड रूट डिक्लाइन हुए तो मोनेस्ट्री जो मठों को जो पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे रिसोर्सेज नहीं मिल पाए, सामाजिक स्ट्रक्चर में चेंज आना, बुद्धिज्म थे कुड नॉट अडॉप्ट रिजिड कास्ट सिस्टम्स को अडॉप्ट नहीं कर पाए, जबकि हिंदुइज्म ने एक्सेप्ट किया इसको, इसके ऊपर काम भी किया। इंटरनल वीकनेस, जैसे जैसे टाइम बीतता गया, बुद्धिज्म भी रिचुअलिस्टिक में इन्वॉल्व हो गया काफी जगह पे, और इसकी ओरिजिनल सिंप्लिसिटी एंड टीचिंग को खो दिया, क्योंकि आया ही था रिचुअलिस्टिक के अगेंस्ट, कॉम्प्लेक्स रिचुअल स्ट्रक्चर के अगेंस्ट, बट खुद ही बाद में रिचुअलिस्टिक और कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर इन्वॉल्व हो गया, जो सबसे बड़ा कारण बना। स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म यहाँ पे देश से बाहर स्प्रेड हुआ या फ्लोरिश हुआ, तिब्बत में, साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, जापान, कोरिया, बट इंडिया में ये डिक्लाइन हुआ। ओरिजिन भले ही इंडिया में हुआ, बट आज भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री के अंदर ये आज भी काफी फैला हुआ है। लॉस ऑफ सेंटर ऑफ लर्निंग, जो शिक्षा के केंद्र थे, यूनिवर्सिटी थी, वहां पे बुद्ध की जो शिक्षा थी उनका अंत हुआ, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो बुद्ध धर्म के प्रचार एंड प्रसार के अंदर एक कहीं ना कहीं इसने एक रुकावट का काम किया। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो डिक्लाइन हुआ 7 to 12 सेंचुरी के अंदर, काफी सारे रीजन है इसके, एक सिंपल रीजन नहीं है यहाँ पे। इसका जो डिक्लाइन हुआ धीरे धीरे हुआ, सडन डिक्लाइन नहीं हुआ। आप ये नहीं कह सकते कि एकदम से इसका अंत हुआ, धीरे धीरे हुआ, काफी सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे, और इंडिया से डिसअपियर्ड हुआ, खत्म हो गया, बट अभी भी ग्लोबली सर्वाइव्ड है ये। इंडिया कल्चरल हेरिटेज जो है आज भी इन्फ्लुएंस्ड है बुद्धिज्म से। तो स्टूडेंट यहां तक सभी को समझ में आया किस तरीके से बुद्धिज्म का अंत हुआ, क्या कारण रहे। तो आई होप डियर स्टूडेंट आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने यहाँ पे हर फैक्ट को, कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर किया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और पुराने यूपीएससी बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर, और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्लीज स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट कीजिए। तो हम नेक्स्ट अच्छी वीडियो में आपके साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। और हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा इसका नेक्स्ट सेक्ट जो था जैनिज्म। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।